वेलकम बैक गाइस। और अब हम एसएससी जेई के मद्देनज़र हम एनसीईआरटी से पूरी हिस्ट्री कवर करने वाले हैं। तो ये क्लास 6 हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, क्या कब कहाँ और कैसे, और इसे हम अच्छे से फिनिश करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि लूसेंट में बहुत ज़्यादा मटेरियल है और बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत बर्डन पड़ता है। इंस्टेड अगर हम एनसीईआरटी करेंगे तो हमें लेस बर्डन पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लोग कहाँ रहते थे, तो मैप पे हम देखते हैं नर्मदा नदी कहाँ पे है। ठीक है, नर्मदा नदी ये कहीं मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और इधर अरेबियन सी में गिरते हुए दिख रही है। इसके बारे में क्या बताया गया है इस बुक में कि कई लाख वर्ष पहले इस नदी के तट पर लोग रहते थे। ठीक है, और इसमें से आरंभिक लोग जो थे वो कुछ लोग कुशल संग्राहक थे। ठीक है, जो कि आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। वो अपने भोजनों के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे और वो शिकार भी किया करते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सुलेमान की पहाड़ियाँ जो हैं वो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे है और किरथर की पहाड़ियाँ भी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ 8000 साल पहले स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जो था वो उगाया था। कहाँ उगाया था? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास। ठीक है, उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू किया और ये लोग गांव में रहते थे। अब हम देखते हैं गारो कहाँ है और विंध्य की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो ये रही मेरी विंध्य की पहाड़ियाँ और ये रहा मेरा नॉर्थ ईस्ट में गारो की पहाड़ियाँ। राइट, तो इसके बारे में क्या दिया है कि उत्तर पूर्व में हाँ, तो ये जो गारो की पहाड़ियाँ हैं और विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, इनके आसपास के क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ था। ठीक है, सबसे पहले जो चावल उगाया गया था वो था विंध्य के उत्तर में। ठीक है, तो विंध्य के उत्तर में कहीं पे सबसे पहले चावल उगाया था। ठीक है, और जौ और गेहूँ सबसे पहले कहाँ उगाया गया था? तो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के आसपास। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ कहाँ हैं। ठीक है, तो ये मेरी सिंधु नदी है और ये सारी उसकी सहायक नदियाँ हैं। राइट, तो आओ उसके बारे में देखते हैं। लगभग 4700 साल पहले इसी नदी के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। ठीक है, और गंगा के किनारे जो नगरों का विकास हुआ था वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। ठीक है, तो देखो ये हमारी यहाँ से गंगा नदी आ रही है और ये हमारी सोन नदी यहाँ पे है। राइट, तो गंगा के दक्षिण में जो आसपास का क्षेत्र था उसको हम मगध कहते थे। ठीक है, जिसे आज हम बिहार के नाम से जानते थे और यहाँ के शासक जो थे वो बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देश का नाम, तो अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस नदी से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, और ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के ईस्ट में रहने वाले प्रदेश को इंडिया कहा था। ठीक है, ठीक है, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? तो
सबसे आसान तरीका है कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढें और पढ़ें। उससे हमको अतीत के बारे में या हिस्ट्री के बारे में पता लग सकता है। ठीक है, इन पुस्तकों को उस समय के लोगों ने हाथों से लिखा था। ठीक है, और इसे हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये देखो, ये मैन्यूस्क्रिप्ट की एक फ़ोटो है, राइट। ये 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। ठीक है, और ताड़ के पत्तों को काट कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भोज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को हम यहाँ पे देख रहे हैं, या मैन्यूस्क्रिप्ट को हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। फिर काफ़ी लैंग्वेजेस भी हमको देखने को मिलते हैं। काफ़ी लैंग्वेजेस में किताब लिखी गई हैं, जैसे संस्कृत हुआ, प्राकृत हुआ, तमिल हुआ। तो जो प्राकृत भाषा है वो आम लोग इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब समझते हैं आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं। ठीक है, कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक है, मतलब कि हिस्ट्री में बनी हुई सामान वगैरह या फिर जो भी आर्टिफैक्ट्स हमको मिलते हैं, उनकी जो पढ़ाई करता है उसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, ठीक है। अब जिस तरह इतिहास की चीज़ों को, सामानों का अध्ययन करने वाले को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, उसी तरह पूरे के पूरे इतिहास का अध्ययन जो करता है उसको हम इतिहासकार कह देते हैं। ठीक है, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हमें मिल जाए। ठीक है, इतिहास और तिथियां, तो अंग्रेजी में BC, हिंदी में BC, जिसको बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है। ठीक है, जो समय जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले एक समय है उसको BC से रिप्रेजेंट करते हैं, और जीसस के जन्म के बाद के समय को AD से हम डिनोट करते हैं, एनो डोमिनी से। ठीक है, और अब क्या होता है कि अब हम लोग यूज़ करते हैं BCE और CE यूज़ करते हैं। ठीक है, तो AD की जगह हम यूज़ करते हैं CE, क्योंकि जो अभी का समय है तो कॉमन एरा, और बिफोर क्राइस्ट को हम बोलते हैं BCE, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। ठीक है, कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। ठीक है, ठीक है। नर्मदा घाटी जो थे वहाँ पे लोग आखेट तथा संग्रहण, मतलब खाने का भंडारण करते थे। मगध जो था वो सब पहला बड़ा राज्य था। गारों की पहाड़ियाँ पे आरंभिक कृषि हुआ, और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ जो हैं इनके ही बगल में प्रथम नगर बसाए गए, और गंगा घाटी के बगल के जो नगर थे वो 2500 वर्ष पूर्व थे। ठीक है, ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। अब आओ हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो आखेट मतलब होता है शिकार करना। ठीक है, और खाद्य संग्रह मतलब होता है खाने का भंडारण करना।
तो पहले के लोग शिकार करते थे और कुछ खाने को स्टोर कर लेते थे, वहाँ से वो खाने का उत्पादन तक करने लगे। ये सफ़र कैसे तय हुआ, अब हम इसको थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो देखो जो आरंभिक मानव थे, ठीक है, वो इधर उधर क्यों घूमा करते थे? ठीक है, क्योंकि उनको खाने की आवश्यकता रहती थी। ठीक है, और जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। ठीक है, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर शिकारी और फूड गैदरर्स के होने का प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो देखते हैं लाल लाल निशान कहाँ है, यानी कि ये मध्य प्रदेश के भीमबेटका एरिया में हंटर्स और फूड गैदरर्स के मिलने की पुष्टि होती है। उसी तरह आपका हुंसगी में और कुरनूल की गुफाएं, इन तीनों जगहों पे हंटर्स और फूड गैदरर्स के होने के प्रमाण मिले हैं। कुरनूल गुफा वो पहली जगह है जहाँ पे प्रारंभिक मानव लोग आग का यूज़ करते थे, इसकी पुष्टि हुई है क्योंकि यहाँ राख मिला है। ठीक है, अभी समझते हैं आगे थोड़ा। ठीक है, भीमबेटका जो है वो आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिलती हैं। ठीक है, लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। ठीक है, भीमबेटका में। अच्छा, तो पहले के लोग ऐसी जगह चुनना पसंद करते थे जहाँ पे पत्थर अच्छे मिल सकें, क्योंकि वो पत्थर वगैरह से ही शिकार किया करते थे। राइट, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट की बात हो रही है यहाँ पे। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ठीक है, अब हम देखते हैं आग की खोज। ठीक है, तो जो कुरनूल की गुफा जो हमने अभी ऊपर देखा था, यहाँ पे हमें राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग जो थे वो आग जलाना सीख गए थे। ठीक है, और आग का इस्तेमाल वो प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए किया करते थे। ठीक है, अब नाम और तिथियां हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टोन एज की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? स्टोन एज की। तो स्टोन एज में भी 3 एजेस थे। एक हमारा था पैलियोलिथिक एज। ठीक है, पैलियोलिथिक। फिर उसके बाद एक हमारा था मेसोलिथिक। और एक हमारा था नियोलिथिक। ठीक है, समझते हैं। तो पैलियोलिथिक में क्या करते थे, सीधे जो पत्थर मिला वो उसे उठाया और उससे शिकार वगैरह या अपने किसी भी पर्पस को साध लिया। मोनोलिथिक में वो उन पत्थरों को थोड़ा सा एडवांस बनाने लगे, और नियोलिथिक में तो काफ़ी अच्छे एडवांस यानी काफ़ी धारदार चोखीले टाइप के हथियार वो बनाने लगे पत्थरों से। ठीक है, तो स्टोन एज को बेसिकली हम इन 3 में पैलियोलिथिक, मेसोलिथ और नियोलिथिक में बांट सकते हैं। अब हम देखते हैं। ठीक है, आरंभिक काल को पैलियोलिथिक काल कहते हैं। ठीक है, यह पुरास्थलों से यानी ये आर्कियोलॉजिकल साइट से प्राप्त पत्थर और औजारों के महत्व को बताता है। ठीक है, जो पूरा पाषाण यानी कि जो पैलियोलिथिक एज है
वो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ठीक है, इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यानी पैलियोलिथिक को भी हम 3 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, यानी कि आरंभिक पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उत्तर पुरापाषाण। ठीक है, पैलियोलिथिक को भी हम 3 में बांट सकते हैं। ठीक है, मानव इतिहास की लगभग 99% जो कहानी है वो पैलियोलिथिक एज में ही हुई है। यानी कि आरंभिक पैलियोलिथिक, मध्य पैलियोलिथिक और उत्तर पैलियोलिथिक में 99% इतिहास हमारा इस कालखंड में ही बीत चुका है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, ठीक है, उस काल को हम मेसोलिथ या मध्य पाषाण बोल देते हैं। ठीक है, तो मेसोलिथ में हमने कहा कि पत्थर के हथियार तो थोड़े एडवांस हुए, लेकिन इसी काल के दौरान जो है हमको पर्यावरण में बदलाव के भी बहुत सारे संकेत मिलते हैं। इसका जो समय था वो 12,000 साल से लेकर 10,000 साल के बीच तक का माना गया है। ठीक है, इस काल के पाषाण औजार, ठीक है, आमतौर पर बहुत छोटे थे। ठीक है, इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण भी कहा जाता है। इसे मेसोलिथ को माइक्रोलिथ भी कहते हैं या लघु पाषाण कहा जाता है। ठीक है, प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिए और आदि जैसे औजार मिलते थे। ठीक है, साथ साथ पूरा पाषाण यानी पैलियोलिथिक युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। उसके बाद जो है 10,000 साल पहले से जो समय था उसमें हमको नियोलिथिक एज देखने को मिलता है, नवपाषाण युग। ठीक है, नवपाषाण युग में जैसे मैंने बताया कि और अच्छे लेवल के हथियार वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बदलती जलवायु के बारे में देखें। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। ठीक है, और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ठीक है, फिर जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। अब हम देखते हैं खेती और पशु पालन की शुरुआत। तो इसमें क्या है, इसमें जो मेन चीज़ ये है कि सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ठीक है, फिर धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ठीक है, फिर देखो एक होता है बसने की प्रक्रिया। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को ही बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। ठीक है, अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिसके बीमार होने की संभावना कम हो। ठीक है, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनके बड़े दाने वाले अनाज हों। ठीक है, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सकें। ठीक है, उसी तरह जानवर को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पे अहिंसक होते हैं। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ठीक है,
बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और यह करीब 12,000 साल पहले से शुरू हुई। ठीक है, अब एक नवीन जीवन शैली। ठीक है, अब हम देखते हैं स्थायी जीवन की ओर कैसे ये बढ़े। ठीक है, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि क्या होता है कि पहले वो लोग हंटर्स थे, फिर उसके बाद जब मौसम चेंज हुआ तो घास उगने लगी, तो उस तरह के जानवरों की संख्या बढ़ी, फिर इन्होंने जानवर पालने चालू किए। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने जानवरों को दूध वगैरह के लिए यूज़ करना चालू किया, फिर इन्होंने देखा कि अन्न का भंडारण करना चालू किया, फिर इन्होंने सोचा देखा कि अब पैटर्न देखा कि कोई भी फसल है उसको मतलब बोने से लेके काटने में एक फिक्स समय होता है, उन्हें इनका ज्ञान हुआ। तो इस वजह से जो घूम घूम के काम करते थे तो उन्होंने ज़्यादा समय तक एक जगह रुकना प्रारंभ किया। तो यही सब जो धीरे धीरे फैक्टर्स थे वो उनको स्थायी जीवन की ओर खींचने लगे। ठीक है, धीरे धीरे इवॉल्व ऐसे होने लगे। तो देखो स्थायी जीवन की ओर में है कि आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे पूरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि कश्मीर में एक जगह है बुरज़होन। ठीक है, वहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है या पिट ड्वेलिंग कहा जाता है। ठीक है, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी, इनसे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। ठीक है, और आर्कियोलॉजिस्ट को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिलती हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जगहों से पत्थर के ऐसे औजार मिले हैं जो कि पैलियोलिथिक एज के उपकरण से अलग हैं। ठीक है, और इसीलिए इसे नियोलिथिक एज या नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वो औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल जो हैं वो नियोलिथिक न्यू स्टोन एज के हथियार हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग तो हम आज भी करते हैं। ठीक है, ये कुछ नवपाषाण युग या नियोलिथिक एज के वेपन्स हैं। ठीक है, नियोलिथिक एज में ही आर्कियोलॉजिस्ट को मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है, इस प्रकार के, और कभी कभी इन पे अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था, वगैरह वगैरह। अब हम देखते हैं मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। तो जगह का नाम क्या है भैया? मेहरगढ़। मेहरगढ़ अगर हम पृष्ठ 13 पे जाएंगे तो हम पाएंगे कि पाकिस्तान में है मेहरगढ़। ठीक है, तो मेहरगढ़ जो था वो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान था। ठीक है, तो अगर ईरान जाना है तो वहाँ जाने के लिए हमें एक दर्रे से होकर गुजरना होता है, जिसे हम बोलन दर्रा बोलते हैं। और उसी बोलन दर्रे के पास में एक हरा भरा प्लेन जगह थी जिसे हमने कहा मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा रेक्टेंगुलर घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः अन्य भंडारण के काम आते होंगे। ठीक है, ये देखो मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो
उसके साथ इस घर की क्या समानता है, ये तो आप पे है, आप तो फिगर आउट करो। ठीक है, ठीक है। मेहरगढ़ के लोग जो थे वो मृत्यु के बाद मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे और उनकी आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। और ये कॉन्सेप्ट बताता है कि कहीं ना कहीं वो लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते रहेंगे, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिलती हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ठीक है, उसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है और न्यू चैप्टर जल्दी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस।